आज का अपना विषय है राजनीतिक विकास। अपना जो पॉलिटिकल साइंस का पहला जो प्रश्न पेपर है उसके जो चौथी यूनिट है उसमें ये अपने पाठ्यक्रम के अनुसार विषय तय किया गया है। जो राजनीति विज्ञान की नवीनतम अवधारणाएं हैं उसमें से एक अवधारणा जो बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए रखी गई है वो राजनीतिक विकास है। तो आज अपने इस वीडियो लेक्चर्स में ये देखेंगे कि राजनीतिक विकास क्या है, राजनीतिक विकास की क्या विशेषताएं हैं, राजनीतिक विकास के कौन कौन से साधन हैं और राजनीतिक विकास के मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं हैं। तो जहाँ तक राजनीतिक विकास के अर्थ को समझें, इससे पहले अपने को देखना होगा कि विकास की अवधारणा क्या है। तो पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार राजनीतिक विकास का अर्थ है विकासशील देशों की राजनीतिक व्यवस्थाएं जो होती है वो आधुनिक उदारवादी लोकतांत्रिक दिशा में निरंतर गतिशील हो। लुइसन पाई नामक विद्वान ने, आमंड, कॉलमैन, रिक्स और माइनर वीनर ने इस राजनीतिक विकास की अवधारणा का समर्थन किया। अमेरिकी विद्वान पाई ने राजनीतिक विकास की जो प्रक्रिया होती है उसके 3 तत्व बताए हैं। पहला समानता, दूसरा क्षमता यानी कैपेसिटी और तीसरा विभेदीकरण यानी डिफरेंशियलाइजेशंस या अंतरीकरण। संक्षिप्त में अगर अपन राजनीतिक विकास की परिभाषा करें तो देख सकते हैं कि नवोदित विकासशील देश जो पश्चिमी उदारवादी लोकतांत्रिक देशों की विकास प्रक्रिया को आत्मसात कर लें, यही राजनीतिक विकास है। यानी जो विकासशील राष्ट्र है वो पश्चिम की अवधारणाओं को अपने साथ कर लें, इसी का नाम राजनीतिक विकास है। प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि राजनीतिक विकास की अवधारणा की आवश्यकता क्यों हुई। तो देखिए, राजनीतिक जो सिद्धांत है उसमें 2 अवधारणाएं दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात उत्पन्न हुई। एक तो राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत जिसको पॉलिटिकल सिस्टम कहते हैं, और उसी के अंतर्गत एक संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम जिसको स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी के नाम से जाना जाता है। और इन दोनों अवधारणाओं ने के आधार पर पश्चिमी के देशों का अध्ययन किया गया जिसके निष्कर्ष तो सही निकले, लेकिन नवोदित विकासशील जो राष्ट्र थे उनका जो अध्ययन जो था वो इन सिद्धांतों के आधार पर नहीं हो सका। तो नवोदित तीसरे विश्व के देश जहाँ भारी उथल पुथल थी, विकास के मार्ग से गुजर रहे थे और विकास की क्या दशा होगी, उन देशों का क्या पृष्ठभूमि होगी, ये समझने और परखने के लिए राजनीतिक विकास की अवधारणा की आवश्यकता पड़ी, जिससे कि ये वो अवधारणा है जिसके माध्यम से तीसरे विश्व के देशों के पॉलिटिकल सिस्टम को समझा और परखा जा सकता है। क्योंकि तीसरे विश्व के जो देश हैं वो आर्थिक अस्थायित्व, राजनीतिक अस्थायित्व, सामाजिक अस्थायित्व की व्यवस्था से गुजर रहे हैं। वह व्यवस्थाएं हैं, वह अनिश्चितताएं अधिक है और वहाँ अशिक्षा का परिवेश है। यानी अस्थायित्व, अव्यवस्था, अनिश्चितता और अशिक्षा का परिवेश है। ऐसी स्थिति के अंदर इन देशों का कोई विकसित मॉडल नहीं है और विकसित मॉडल नहीं होने के कारण क्या किया जाता है कि एक नए मॉडल की आवश्यकता हुई जिसी का नाम राजनीतिक विकास है। राजनीतिक विकास के मॉडल को अमेरिकी विद्वान लुइसन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास संस्कृति का विसरण और जीवन के पुराने प्रतिमानों को नए मांगों के अनुकूल बनाने और उनके साथ मिलाने या उनके साथ सामंजस्य बैठाना है। यानी जो राजनीतिक विकास है या राजनीतिक जो संस्कृति है उसका प्रयास है कि जो नई चीज़ें हैं वो पुरानों के साथ, पुरानी व्यवस्थाओं के साथ उसका अनुकूलन करना, उनके साथ सम्मिलन करना और उनके साथ सामंजस्य बैठाना ही राजनीतिक विकास है। लुइसन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास के 3 बड़ी विशेषताएं या लक्षण हैं। पहला समानता, दूसरी क्षमता यानी कैपेसिटी और तीसरा विभेदीकरण। समानता का अर्थ है कि नागरिकों को सार्वजनिक तथा सामूहिक स्तर पर व्यवस्था में भाग लेने का अवसर मिले जिससे वे नागरिक सक्रियता
उनमें आ सकें, नागरिक अपने आप को, अपने वजूद को स्थापित कर सकें। क्षमता यानी कैपेसिटी का अर्थ है कि व्यवस्था में सार्वजनिक नीतियों को लागू करने की कुशलता और योग्यता हो अथवा है या नहीं। और विभेदीकरण का अर्थ है कि समाज तथा राज्य के विभिन्न अंगों, पदों और विभागों का सुस्पष्ट होना, जिससे कि किसी भी व्यक्ति को बाहरी रूप से देखते ही पता लग जाए कि किस व्यक्ति को कौन से कार्य करने हैं, कौन सा व्यक्ति कौन सा कार्य करेगा, ये स्पष्ट हो पदों के अनुसार, विभागों के अनुसार। पाई की इस अवधारणा को विकास की लक्षण समष्टि, डेवलपमेंट ऑफ सिंड्रोम की संज्ञा दी जाती है। क्या कहा जाता है? विकास की लक्षण समष्टि अर्थात डेवलपमेंट सिंड्रोम की संज्ञा दी जाती है। राजनीतिक विकास की समस्याएं संस्कृति, संरचना और प्रक्रिया के मध्य घूमती रही है। जब राजनीतिक विकास जो है उसके दो मार्ग हैं, एक मार्गी दृष्टिकोण और दूसरा बहुमार्गी दृष्टिकोण। एक मार्गी दृष्टिकोण के अनुसार राज्य के विकास का केवल एक ही मार्ग है। सभी राष्ट्र विकास के एक ही मार्ग पर विकास के भिन्न भिन्न अवस्थाओं में हैं। राजनीतिक विकास के लिए प्रयत्नशील राष्ट्रों के सामने विकसित राज्यों का आदर्श है। इस प्रकार किसी भी राजनीतिक व्यवस्था को अल्प विकसित से विकसित की ओर निरंतर रेखा पर अंकित करके समझना कठिन होगा, जैसे जापान, चीन और पश्चिमी राष्ट्र प्रमुख हैं। वहीं बहुमार्गी दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक विकास बहुदिशाई और बहुआयामी हैं, क्योंकि स्वयं विकास की भी अनेक दिशाएं होती हैं। विकास बहुमार्गी ही होता है और वह बहुमार्गी ही हो सकता है क्योंकि ऐतिहासिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक परिस्थितियों से विकास के उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित होते हैं और इसी से विकास की दिशा का निरूपण होता है, जैसे भारत, बर्मा और पाकिस्तान। अब जो राजनीतिक व्यवस्था विकास की इस दिशा में आगे बढ़ती है, यानी जिसके अंदर समानता हो, क्षमता हो और जिसका विभेदीकरण हो, तो उसके साथ एक दूसरी अवधारणा चलती है जिसको राजनीतिक ह्रास का नियम या राजनीतिक पतन की अवधारणा कहते हैं, पॉलिटिकल डीके जिसको कहा जाता है। इस अवधारणा के प्रतिपादक सैमुअल हंटिंगटन थे। उनका मानना था कि राजनीतिक व्यवस्था में जहाँ विकास होता है, विकास के साथ विनाश अर्थात पतन भी निश्चित रूप से लगा होता है। तो लुइसन पाई ने जिस राजनीतिक सिंड्रोम की बात कही, राजनीतिक विकास के समष्टि की बात कही थी, उसी समष्टि के भाग को हंटिंगटन जो है ये मानते हैं कि राजनीतिक विकास के साथ राजनीतिक पतन का मार्ग भी लगभग तय होता है। अब एडमंड सिल्स जो थे, उन्होंने राजनीतिक विकास की जो अवधारणा है उनको मोटे रूप से 3 भागों में बांटा या 3 श्रेणियों में विभाजित किया। पहला परंपरागत, दूसरा संक्रमणकालीन और तीसरा आधुनिक। फिर संक्रमणकालीन श्रेणी को पुनः 5 भागों में विभाजित किया। राजनीतिक प्रजातंत्र, अभिभावक प्रजातंत्र, आधुनिकीकरण का अल्पतंत्र, सर्वाधिकारवादी अल्पतंत्र और परंपरावादी अल्पतंत्र। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी यानी राजनीतिक प्रजातंत्र क्या है? ये सर्वाधिक प्रगतिशील और एकीकृत रूप से पाया जाने वाला सिद्धांत है। संरचनाएं इसमें जो होती है वो विशेषतः ब्रिटेन के शासन से मेल खाती है। इसमें व्यवस्थापिका की श्रेष्ठता पाई जाती है। जो सिस्टम है उसमें स्थायित्व, स्टेबिलिटी और प्रभावशीलता यानी एफिशिएंसी और औचित्यपूर्णता तथा लेजिस्टिमेसी तथा उसके साथ अभिजन समानता इसकी पूर्व शर्त मानी जा सकती है। इसमें विरोधी दल को स्वीकार किया जाता है, उसे सम्मान दिया जाता है और इसके साथ ही हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक प्रजातंत्र वह सिस्टम है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी वह सिस्टम है जहाँ सत्ता का प्रयोग व्यापक मशीनरी के द्वारा किया जाता है, प्रभावशाली जनमत निर्माण होता है, विधि के शासन की सर्वोच्चता और सुस्पष्टता होती है। सिल्स के अनुसार भारत, मलाया, नाइजीरिया अभी इसी वर्ग में आने योग्य नहीं बने हैं। फिलीपींस इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, यानी राजनीतिक प्रजातंत्र, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी वहाँ है। वहाँ सिल्स दूसरा जो रूप मानते हैं उसको अपन अभिभावक प्रजातंत्र
टोटलरी डेमोक्रेसी कहा जा सकता है। इसमें राजनीतिक प्रजातंत्र की सभी संस्थाएं होती है, किंतु कार्यपालिका प्रभावशाली व्यक्तियों तथा कड़े अनुशासन के कारण अधिक प्रभुत्वशाली वाली होती है। यानी अभिभावक प्रजातंत्र जो होता है उसमें कार्यपालिका बहुत अधिक शक्तिशाली होती है, साथ में उसमें अनुशासन भी बहुत अधिक होता है। विरोधी दलों, प्रेस, जनमत आदि पर स्वतंत्रताएं सीमित होती है। अभिजन अधिक स्थायित्वपूर्ण संबंध और प्रभावशाली होते हैं। नागरिक निष्ठापूर्ण और मृदुल होते हैं। वे बहुत कुछ राजनीतिक और बुद्धिजीवी अभिजनों की मानसिक और नैतिक विशेषताओं पर निर्भर करता है। सुकर्णों का निर्देशित प्रजातंत्र इंडोनेशिया इसका सुंदर उदाहरण था, जो 1965 में टूट गया। इसको अपन टोटलरी डेमोक्रेसी कहा जाता है और इसमें कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो बहुत अधिक शक्तिशाली होता है, उसके निर्देशन में ही प्रजातंत्र संचालित होता है। फिर तीसरा जो सिल्स ने राजनीतिक विकास का आधार माना वो था आधुनिकीकरणशील अल्पतंत्र, मॉडर्नाइजिंग ओलिगार्की। इसमें एक अल्पसंख्यक शासक वर्ग राजनीतिक जीवन को शुद्ध बनाने का बीड़ा उठाता है। उसके आधुनिकीकरण पूर्ण विचारधारा और परंपरागत समाज की धारणाओं से बहुत अंतर पाया जाता है। इसमें शासक वर्ग एक बंद और गठित समूह होता है। संसद, जनमत आदि प्रजातंत्र देने का मात्र एक कार्य करते हैं। यहाँ न तो सैनिक तंत्र स्थापित हो पाता है, न एक दल अन्य दलों से मिटाकर अपना शासन स्थापित कर लेता है। सेवी वर्ग, गुप्तचर विभाग इत्यादि प्रभावशाली होते हैं और न्यायपालिका अधीनता की स्थिति में होती है। विरोधी विचारक राष्ट्रद्रोही या शत्रु माने जाते हैं। प्रजातंत्र एक दिखावा मात्र बनकर रह जाता है। सूडान, इराक, मिस्र, पाकिस्तान आदि इसी के उदाहरण हैं, जिसको आप मॉडर्नाइजेशन ओलिगार्की कह सकते हैं। वहीं सर्वाधिकारवादी अल्पतंत्र यह एक पुलिस राज्य होता है। इसका उद्देश्य दमनात्मक उपायों से कानून और व्यवस्था को लागू करना होता है। प्रजातांत्रिक भावनाओं को पूर्णाधिकार संपन्न अल्पतंत्र होता है, जिसमें एक तंत्र निरंकुश शासन के अतिरिक्त कोई दीर्घकालीन लाभ जन साधारण को प्राप्त नहीं होता। बोल्शेविक रूस, नाजी जर्मनी, फासिस्ट इटली, सेटोवादी जापान इसके उदाहरण कहे जा सकते हैं। जहाँ परंपरागत अल्पतंत्र की बात है तो ये अल्पतंत्र रक्तवंश पर आधारित रूढ़िगत शासन होता है। राजनीतिक दृष्टि से उन्हें पूरी तरह पिछड़ा माना जाता है। सऊदी अरब, भूटान, नेपाल आदि इस श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार एडवर्ड सिल्स ने राजनीतिक विकास की अवधारणाएं विभिन्न देशों में पाए जाने वाली शासन व्यवस्था के आधार पर परिभाषित की। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे कि जो राजनीतिक विकास है उनके क्या क्या साधन हैं और कौन से वो तत्व है जो राजनीतिक विकास को प्रभावित करते हैं। फिर राजनीतिक जो विकास के क्या साधन होते हैं और राजनीतिक अवमूल्यन या राजनीतिक ह्रास, पॉलिटिकल जो डीके हैं, उससे क्या अभिप्राय हैं, ये अगले वीडियो में देखेंगे।